Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FAI. This is our third lecture on gender, religion, and caste, which is our fourth chapter of 10th class political science. Uh, our today's topic is caste related discrimination. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जेंडर, उसके बाद रिलीजन, और अब करने जा रहे हैं कास्ट। ये जो कास्ट है ये इंडिया के लिए खास है, क्योंकि ये कास्टिज़म बाकी दुनिया की कंट्रीज़ में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब ये पॉलिटिसाइज कैसे होता है, तो हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में देखेंगे। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। एक्चुअली हिंदू मैथोडोलॉजी में कहा जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा जो है, जो हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, उसके हेड से ब्राह्मण्स निकले हैं, उसकी आर्म्स से क्षत्रियाज निकले हैं, थाइज से वैश्याज निकले हैं, और पैरों से शूद्राज निकले हैं। इन चारों को का रिचुअल या कास्ट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा जो इन कास्ट सिस्टम से बाहर है उन लोगों को कहा जाता है आउटर कास्ट्स और अनटचेबल्स, जिसमें आम सोसाइटी में देखने वाले जो लोग हैं जो कि इन अपर फोर कास्ट्स में नहीं आते हैं, उसके अलावा जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासीज हैं, उनको भी इन कास्ट सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है। पुराने ज़माने से ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है किन के साथ, जो आउटर कास्ट लोग हैं। तो यहाँ पे इंडिया में पुराने ज़माने से ही कहा गया था कि हेरिटेरी ऑक्यूपेशनल डिविजन्स इन सभी कास्ट्स को अपनानी है, जैसे कि ब्राह्मण्स या तो प्रीस्टर्स बन सकते हैं या फिर टीचर्स बन सकते हैं, क्षत्रियास वॉरियर क्लास बन सकते हैं। इसके अलावा वैश्यास जो है वो पीजेंट्स बन सकते हैं, मर्चेंट्स बन सकते हैं, ट्रेडर्स बन सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म सिमिलर ऑक्यूपेशन। तो ये जो मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट है उन्होंने सेम ऑक्यूपेशन चुनी। मैरिड विद इन दियर कास्ट, तो इंटर कास्ट मैरिजेस होने लगी। एक दूसरे के कास्ट्स के साथ ये शादी नहीं करते थे, अपने ही कास्ट में शादियाँ वगैरह होती थी। और यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया कि एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के साथ खाना नहीं खा सकते। खास तौर पे जो अनटचेबल्स है वो अपर कास्ट के साथ खाना नहीं खा सकते, उनके साथ टेम्पल शेयर नहीं कर सकते, उनके साथ जो वेल्स वगैरह होते थे वो भी शेयर नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं एक थ्रेट है, एक प्रॉब्लम है। ये जो कास्ट सिस्टम है इसको पॉलिटिकल इश्यूज में उठाना चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इसमें बहुत सारे लोगों को हम कह सकते हैं जो उनकी डिग्निटी वगैरह है उनको उसको ठेस पहुंचती है। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लीडर्स ने एफर्ट्स किए, जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर वगैरह। उन्होंने मूवमेंट्स लॉन्च किए, उन्होंने लोगों को समझाया कि ये कास्ट सिस्टम वगैरह जो है ये ख़त्म होना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैव ब्रॉट इन ए चेक, जैसे कि लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुई, लोगों का मूवमेंट हुआ रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो आप सबको पता है अर्बन एरियाज में या सिटीज़ वगैरह में लोग जो है वो परवाह नहीं करते हैं कि उनके साथ में कौन खा रहा है रेस्टोरेंट्स में, या शॉपिंग कौन कर रहा है, उनके साथ में ऑफिसेज में कौन काम कर रहा है, तो वो परवाह नहीं करते हैं, या उनका नेबर उसका कास्ट क्या है। ऐसा ज़्यादातर रूरल एरियाज में ही देखने को मिलता है। लिटरेसी एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई। जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, सभी लोगों को इक्वालिटी दी गई है, तो हमें ये कास्ट सिस्टम फिर क्यों मानना चाहिए। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी हुई, लोगों ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी के साथ रहने लगे, भाईचारे के साथ रहने लगे। इसके अलावा वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, तो लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन 1947 के बाद ख़त्म हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांव है वहाँ पे भी अब लोग हैं, लोग जो है वो अपने हिसाब से हर एक काम करता है, चाहे कोई मजदूरी करता है वेजेस के लिए या कोई नौकरी करता है। इसके लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन अनटचेबल्स को हम कह सकते हैं उनको ये राइट जो दिया है, उसकी वजह से एजुकेशन हो, जॉब्स हो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ लिखा गया है कि कास्ट रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। कास्ट इन पॉलिटिक्स,
Why is there a disproportionately large presence of upper caste among urban middle class? तो अगर हम देखें शहरों और कस्बों में जो हम कह सकते हैं मिडिल क्लास है, वो ज़्यादातर किनका है, या कह सकते हैं डोमिनेंट क्लास जो है वो अपर कास्ट्स है. Groups that did not have access to education were prohibited from acquiring it, have lagged behind. तो पुराने ज़माने से ही जो लोअर कास्ट्स थे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, क्योंकि जो स्कूल सिस्टम था, एजुकेशन थी, वो ब्राह्मण्स के कंट्रोल में थी. वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ पे जो लोअर कास्ट्स है या अनटचेबल्स वगैरह है वो पढ़े, जिसकी वजह से लोअर कास्ट्स और आउटर कास्ट्स एजुकेशन से महरूम हुए. और हम देखते हैं कि उसी की वजह से अपर कास्ट्स ने डोमिनेंस हासिल की और लोअर कास्ट्स पीछे रह गए. Caste can take various forms in politics. During the choice of candidates before an election, care is taken that the composition of electorate and nomination of candidates from different castes so as to must support to win elections. कहा जाता है कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस होती है, चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो या स्टेट असेंबली इलेक्शंस, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, वो चूज़ करती है उन कैंडिडेट्स को जिनकी उन्हें लगता है कि उन कास्ट्स की मेजॉरिटी है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में या कुछ इलाकों में, ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट. तो गवर्नमेंट जब पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई जीत हासिल करती है, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो वो हमेशा इंश्योर करती है कि जो उनकी पार्टीज़ के ट्राइबल मेंबर्स है या शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स है, उनको भी अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनको भी अच्छी पोजीशंस दी जाए, ताकि उनकी जो कम्युनिटीज़ है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक बना रहे. टू मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्ट सपोर्ट. अक्सर कास्ट के नाम पे भी वोट्स मांगे जाते हैं, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट्स मिलते रहे, उनको हार का सामना ना करना पड़े. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसकी वजह से जो लोअर कास्ट है उनका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ने लगा, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक वोट है और हर वोट का वैल्यू इक्वल है. अब ये जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी डोमिनेंस अपर कास्ट के अंडर में है, लेकिन अब वो वोट्स की लालच में लोअर कास्ट के सामने जाते हैं, उनके साथ कभी कभी खाना भी खाते हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा करते हैं, ताकि बाद में उनको वो वोट्स दे सके. इसके अलावा अगर हम देखें, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हम हमारे जहन में शायद ये चीज़ आएगी कि शायद यहाँ पे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो कास्ट के रिलेटेड ही होते हैं, कास्ट से ही चलते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम देखें, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 543 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरी इंडिया को डिवाइड किया गया है. किसी भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक क्लियर मेजॉरिटी का कास्ट नहीं है. इसलिए हर एक कैंडिडेट या हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक से ज़्यादा कास्ट्स को अपने अंडर में करना होता है, या उनका विश्वास या हम कह सकते हैं भरोसा जीतना होता है. नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ ए कास्ट कम्युनिटी. मैनी पॉलिटिकल पार्टीज मे पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट. अब फॉर एग्जांपल बीजेपी अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करेगी, वो सोचेगी कि शायद उसी कास्ट के ज़्यादा लोग वोट डालेंगे, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसी पर्टिकुलर कास्ट के कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से उस एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट्स बढ़ जाते हैं. रूलिंग पार्टीज सिटिंग एमपीज losing elections could not have happened in if all castes and communities were chosen in political preferences. तो यहाँ पे और एक एग्जांपल है. अगर फॉर एग्जांपल कोई एक कास्ट या एक रिलीजियस कम्युनिटी की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती, तो शायद यहाँ पे जो सिटिंग एमपीज़ और एमएलएज वो कभी इलेक्शंस नहीं हारते. लेकिन जब हम आउटकम देखते हैं इलेक्शंस का, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर इलेक्शंस हारती भी है, उनके कैंडिडेट्स भी हारते हैं. तो इससे हमें साबित हुआ कि कास्ट या रिलीजन यहाँ पे कोई हम कह सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक नहीं है. पॉलिटिक्स इन कास्ट.
एक्चुअली अगर हम देखें, जो कास्ट, हर एक कास्ट के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन रखे, ताकि वो अपने नज़दीकी कास्ट्स के साथ, नेबरिंग कास्ट्स से ज़्यादा सुपीरियर बने। कास्ट ग्रुप्स बिकम बिकम्स बिग बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग कास्ट्स। तो कास्ट ग्रुप्स अब बड़े होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अगर हम देखें, एक पर्टिकुलर कास्ट जो हेरिटरी ऑक्यूपेशन चुनते थे, लेकिन अब बहुत सारी कास्ट्स में सब कास्ट्स इमर्ज हुए हैं। फॉर एग्जांपल, पहले जो लोहार का काम करता था, आज वो लोहार का काम नहीं करते हैं, दूसरे काम उन्होंने अपने लिए चूज़ किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, पार्टीज एंटर्स इनटू कोalition विद अदर कास्ट्स। अगर हम देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कहीं पर इलेक्शंस लड़ती है, चाहे स्टेट्स हो या कुछ हो, तो वहाँ पे अक्सर अब कोalitions की हुकूमत बनती है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल नहीं कर पाती है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं जीतती है, तो उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोalition करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कास्ट्स के बीच में अब कोalition हो रही है, जिसकी वजह से ये कास्ट सिस्टम जो इंडिया में धीरे धीरे इसमें कमी नज़र आ रही है। राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ही नहीं, बल्कि अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह भी, या अदर बैकवर्ड कास्ट्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट की तरफ अटेंशन ज़्यादा देती है, दूसरी कास्ट उसको नेगलेक्ट करती है, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। दूसरा, ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में गुमान पैदा होता है कि फ़लानी पॉलिटिकल पार्टी फ़लानी कास्ट के लिए अच्छा करती है, हमारे लिए अच्छा नहीं करती है। इससे सोशल डिसइंटीग्रेशन होने का खतरा है। डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम पॉवर्टी। तो दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन से अटेंशन हट जाती है। पॉलिटिकल पार्टी से हमें ये सवाल करने चाहिए कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया है, पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या किया है। लेकिन हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं? पॉलिटिकल पार्टी कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों को भटकाती है, और लोग भट भी जाते हैं। इट लीड्स टू टेंशंस, कन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। तो ये चीज़ें जब होंगी तो इनकी वजह से टेंशन इमर्ज होंगे, कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे बढ़ जाएंगे, और इसके अलावा वायलेंस भी हो सकती है। तो आपने ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट किया। तो होप करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। आप अपने जो टेक्स्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और जो एफईआई की वेबसाइट है उसमें जो नोट्स आपको मिले हैं वो भी इंशाल्लाह आपने हासिल किए होंगे। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी इस चैप्टर को समझने में, तो आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।